सर ये जो स्ट्रक्चर है जो कल आपने देखी ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है ना, कल हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर देखी ग्लूकोज की। अगर मैं आपसे कहूं कि दोबारा बनाओ तो आप कैसे बनाओगे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, राइट। डबल बॉन्ड O H, राइट लेफ्ट, 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा, राइट। ये स्ट्रक्चर बनाई हमने। दिस स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर। एमिल फिशर के नाम एमिल फिशर नाम के साइंटिस्ट ने इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले हमें दिखाया। एमिल फिशर, फिशर प्रोजेक्शन इसे कहते हैं, FISHER, फिशर। फिशर ने हमें इस स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि ग्लूकोज ऐसा होता है। बट ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर कुछ बातें एक्सप्लेन नहीं कर पाई। आप कल नहीं आए थे? आए थे, ओके सॉरी। हाँ जी, ये स्ट्रक्चर, ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर कुछ बातें समझाने में कामयाब नहीं हो रही थी। जैसे पहली बात, क्या ये 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करेगा? नव शशि, क्या ये 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करेगा? 2,4-DNP का पूरा नाम क्या है? नहीं, आप बताओ 2,4-DNP का पूरा नाम। अब बता दो, नहीं बता। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, वो फिनोल कह रही है अभी भी। फिनाइल आगे, कोई बात नहीं, अब दोबारा बता दो अच्छे से। फिनोल हाइड्रोजन, अब शायद फिनोल का है, फिनाइल का है इस बार भी। फिनोल नहीं होता, फिनाइल है वहां। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन 2,4-DNP का पूरा नाम है, पूरा नाम है इसका फिनाइल हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, NH2, ठीक है। H हटकर बेंजीन लग जाए, फिनाइल नहीं है, सॉरी फिनोल नहीं है, फिनाइल है ये। जब इसके ऊपर OH लग जाता है तब फिनाइल प्लस अल्कोहल फिनोल बनता है। अब ये फिनाइल है, सिर्फ फिनाइल, राइट। अगर हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 पे कौन है? नाइट्रो, 3 4, इसे कहते हैं 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, राइट। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। आपको क्या लगता है, क्या 2,4-DNP इसके साथ रिएक्ट करेगा? करेगा ना, राइट। करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सुनो, क्योंकि हमने कहा है पूरी केमिस्ट्री में आपको कहीं पे भी NH2 दिख जाए और C डबल बॉन्ड O दिख जाए तो क्या बाहर निकल जाएगा? H2O बाहर निकल जाएगा, राइट। तो रिएक्शन होनी चाहिए, पर ये रिएक्शन नहीं हुई, ये रिएक्शन नहीं हो रही थी वहां। 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन नहीं बन रहा था, नहीं बन रहा था। एक बार एक रिएक्शन और देखिए, एक और रिएक्शन देखिए। तो 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करना चाहिए, पर यह रिएक्शन नहीं कर रहा था। कौन? ग्लूकोज, जो कि एमिल फिशर का मानना था कि ऐसा होता है, राइट। एक और रिएक्शन देखिए। अगर हम C डबल बॉन्ड O, कार्बोनाइल, एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है इसमें से, अगर हम इसकी रिएक्शन NaHSO3 के साथ करवाएं, NaHSO3, इसका क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। SO4 होता तो सल्फेट होता, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, राइट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराएं, जिसका स्ट्रक्चर ये है, S डबल बॉन्ड O, ONaOH, बस ये है। तो ONa, ये बॉन्ड कैसा है? आयनिक है, तो O पे नेगेटिव चार्ज है बहुत सारा, राइट। ये नेगेटिव कहां अटैक करेगा? कार्बोनाइल कार्बन पे। ये यहां, ये रिएक्शन हमने पहले की नहीं पर अब कर रहे हैं, ये NCERT में है क्या, कि कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ऐसे रिएक्ट करता है, राइट। क्या करता है, क्या बनाता है? C, क्या लिखूं यहां? O, ये वाला O है, बताओ बाबा, यहां इससे आगे क्या लिखूं? S डबल बॉन्ड O, और यहां
कबूतर आ गया, ओके। हाँ जी, ओ के साथ क्या लिखें? अरे ओ के साथ क्या लिखें? दांत फाट रहा था अक्षित। ओ के साथ क्या लिखें? क्या लिखें? एच क्यों लिखें? एच तो ये रहा, राइट। एन ए पॉजिटिव इसके नेगेटिव की वजह से था ना इसके साथ। अब नेगेटिव अगर ऑक्सीजन पे आ गया तो नेगेटिव यहां जाए, एन ए यहां जाएगा, नहीं आया समझ में? NaHSO3 ऐसे रिएक्ट करता अगर C डबल बॉन्ड O होता तो, यहां C डबल बॉन्ड O है तो क्या NaHSO3 रिएक्ट करना चाहिए? ओ बोलो यार, यस रिएक्ट करना चाहिए, पर ये रिएक्शन नहीं कर रहा था। वो और बंद करो यार, ये मरहुरा जाएंगे यार सुबह सुबह क्यों? ओए दरवाजा नहीं, वो मर गया वो, उसको बंद करो, बंद फैन को। अरे गुड़िया वहां से दरवाजा बंद कर दिया, निकलने के चांस भी खत्म। और जैसे मरा घर ले गए। कल सबको बिरयानी खिला रहे हो, कबूतर बिरयानी। ओके हाँ जी, तो क्या ओ भाई साहब, ओ जतिन रिएक्शन दोबारा करूं? नहीं दोबारा, ओके। NaHSO3 ऐसे रिएक्ट करना चाहिए। देखो गुड़िया और ये जो विद्यार्थी हैं वो भाई 1-2 दिन और मस्ती कर लो, ठीक है। अगर जैसे ये यूटी का सिलेबस खत्म होगा ना, आपकी सुताई होगी भाई साहब, यहाँ पिटाई होगी। ये रिकॉर्ड हो रहा है। पिटाई मतलब आपके पेरेंट्स को बताया जाएगा और आपके पेरेंट्स आपकी पिटाई करेंगे फिर, तो इनडायरेक्टली वो हम ही कर रहे हैं, ठीक है। ओके यस, मैं फोन करके सीधे आपके पेरेंट्स को बताया करूंगा, बाकी आप समझदार हैं। 2 लेक्चर या जैसे भी है, मतलब जितना काम होगा वो करके लेके आना है। आपको क्यों नहीं समझ में आ रही बात? लॉकडाउन खत्म हो चुका है, इस साल आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये साल इतना बेकार गया, कोई प्रोडक्ट नहीं निकला इसका। प्रोडक्ट आप लाइफ में हर साल आपने कुछ सीखा है अब तक, जब आप 1 साल के हुए, फिर 2 के, फिर 3 के, राइट, यहां तक आपने बहुत कुछ सीखा है। वो सीखने की गति बहुत धीमी हो गई पिछले 6 महीने में। ओके ये साल खराब हो जाएगा, तो इट्स बेटर कि कुछ सीखो यार। गुड़िया पढ़ के क्यों नहीं आती? 2,4 DNP इस क्लास में 50 बार तो कम से कम बोला गया है। कितनी बार ऑनलाइन लाइव क्लास में, कभी यहाँ, पर फिर भी आपको कोई फिनाइल फिनोल में फर्क ही नहीं पता। 2,4 DNP रिएक्ट नहीं कर रहा, ये समस्या वाली बात थी, क्योंकि अगर C डबल बॉन्ड O है तो हमें लगता है रिएक्ट करना चाहिए, रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है, बट रिएक्शन नहीं हो रही थी। ओके रिएक्शन नहीं हो रही थी। दूसरा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कोई भी कीटोन या एल्डिहाइड ऐसे रिएक्ट करता है, राइट, बट ये रिएक्ट नहीं कर रहा था, ये रिएक्ट नहीं कर रहा था। ओके तो ऐसी ही कुछ समस्याओं की वजह से, और भी हम बात करेंगे, इसके अलावा भी समस्याएं थी इस स्ट्रक्चर में, राइट, इन सारी कमियों की वजह से एमिल फिशर ने अपनी ही स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया और उन्होंने बताया कि ग्लूकोज ऐसा नहीं है, बल्कि पानी में घुलने के बाद ये अपनी शेप बदल लेता है। वो क्या थी अभी बात करेंगे, पर दोबारा से इसकी कमियों पे नजर डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। क्या कि 2,4 DNP के साथ नो रिएक्शन, NaHSO3 के साथ नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं हो रही थी। आगे अगर हम बात करें किसकी, 2,4 DNP, और इसके अलावा ग्लूकोज 2 फॉर्म में मिलता है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं था, या एमिल के पास, फिशर के पास इस सवाल का जवाब नहीं था कि इस ग्लूकोज में अल्फा क्या है, बीटा क्या है। ग्लूकोज 2 फॉर्म में मिलता है, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। वो अल्फा और बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं? ग्लूकोज तो एक ही है, इसमें अल्फा क्या है, बीटा क्या है, ये बात नहीं बता पाया एमिल फिशर, या एमिल फिशर की ये स्ट्रक्चर ये बातें नहीं बता पाई। एक फिनोमिना होता है म्यूटा रोटेशन, आपको समझ में आएगा, थोड़ी देर में समझ में आएगा। वो म्यूटा रोटेशन के बारे में भी नहीं बता पाया एमिल फिशर इस स्ट्रक्चर के सहारे, राइट। ओके हम क्या पढ़ रहे हैं? हमने ग्लूकोज की कल एक स्ट्रक्चर देखी थी जिसे ओपन चेन स्ट्रक्चर कहते हैं, या जो भी कहते हैं। इस स्ट्रक्चर में कुछ कमियां थी। पहली, 2,4 DNP के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। दूसरी, NaHSO3 के साथ, राइट। तीसरी, अल्फा बीटा ग्लूकोज होते हैं। अल्फा बीटा ग्लूकोज क्या होते हैं इस स्ट्रक्चर से हमें नहीं पता लग रहा था। चौथी, म्यूटा रोटेशन नाम का एक फिनोमिना होता है, वो क्यों होता है ग्लूकोज में, राइट। म्यूटा रोटेशन होता क्या है, ये सब कुछ जानेंगे, राइट। बट फिलहाल ये भी एक कमी थी कि म्यूटा रोटेशन नाम की एक चीज होती है, वो फिशर की स्ट्रक्चर से क्लियर नहीं हो रही थी।
फिशर ने अपनी ये स्ट्रक्चर फर्दर जतिन मॉडिफाई की, राइट। स्ट्रक्चर को दोबारा से मॉडिफाई करके बताया कि ग्लूकोज ऐसे नहीं बल्कि पानी में ऐसे रहता है। जरा देखिए वो नई स्ट्रक्चर क्या थी, नई स्ट्रक्चर क्या थी, देखिए देखिए बच्चों, देखिए साहब, चलिए चलिए देखिए क्या कहा फिशर ने। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि अभी 19 तारीख को आपका टेस्ट और ये यूनिट आ रही है? पता होना और प्लीज और इस पे अमल करना, ये अलग अलग चीजें हैं यार। ये यूनिट आ रही है आपको, कुछ बस चल रही है जिंदगी। चलो चलो बच्चों, कुछ बच्चे को ऐसा खुश हो जाते हैं आधा सिलेबस और रिड्यूस होगा, वो आधा सिलेबस रिड्यूस होगा, इससे होगा क्या? 1 2 3 4 5 इनसे उन लोगों को फायदा होगा जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अभी भी। उनके लिए आधा सिलेबस का मतलब है वो आपको कहीं नहीं जाने देंगे, एडमिशन नहीं होने देंगे आपका कहीं। बस ये याद रखना, आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जो पढ़ ही नहीं रहा। चलिए बच्चों देखो, अब सुनो, सारी भाषणों को एक साइड रखते हैं, राइट, मुद्दे पे आते हैं। क्या बोला फिशर कि पानी में जाकर ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है। ग्लूकोज का जो सेकंड लास्ट कार्बन का OH है, लोन पेयर है, वो इस कार्बन पे अटैक करते हैं। आपको ऐसे तीर का निशान बनाना है, पर फिलहाल देखो ये इस पे अटैक करता है। अटैक करने का मतलब इस पे बॉन्ड बनाता है, राइट, बॉन्ड बनाता है। तो ये बना, देखिए ये बना, ध्यान से समझना, H ओके, O नेगेटिव, नहीं आया जतिन समझ में, लोन पेयर नेगेटिव, ठीक है। ये वाला कार्बन है। दूसरे कार्बन पे बताओ क्या लिखो, दूसरे वाले कार्बन जैसा था वैसा, तीसरा, चौथा, ओके, पांचवें पे थोड़ी देर के लिए मैं रुकता हूं, छठा ये, ओके, राइट। इसने अटैक किया, इसने अटैक किया, तो फिशर ने, देखना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट में ही ऐसा आप देखते हो, फिशर ने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया। ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड है, सॉरी ये वाला बॉन्ड है, अब सही है, राइट, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला, राइट। जो अटैक हुआ वो ये वाला बॉन्ड है, जो अटैक किया ना उससे, राइट। अब ये नहीं कहोगे कि सर हमने 11वीं में पढ़ा था कि ऐसे जब कॉर्नर आ जाता है तो वहां कार्बन होते हैं। हाँ ऐसा होता है, पर यहां ऐसा कुछ नहीं है। ये दिखाने का एक तरीका है बस, ऐसे नहीं रहता बॉन्ड घूम के चला गया हो। बट हम इंसानों ने ग्लूकोज की या कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर को समझने के लिए ऐसा एक तरीका बनाया, राइट। हम इंसानों को यह तरीका सबसे पहले फिशर ने बताया कि आप ना कार्बोहाइड्रेट को ऐसे दिखाओ। तो ये एक बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये जो अटैक होने के बाद बना है, ये वाला बॉन्ड है, राइट। H ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, राइट। अगले स्टेप में H बार दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, राइट। इससे ये बनेगा CH OH, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तीसरे पे लेफ्ट में HCH2, बोलो बोलो बोलो, OH नेगेटिव, क्यों? दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, राइट। H पॉजिटिव कहां जाएगा? O नेगेटिव के पास। जैसे ही H पॉजिटिव निकलता है आसपास ही देखता है कहीं न्यूट्रल हो जाए, कहीं कोई, ओके। तो ये बन गया, हाँ वो भी बनेगी, वो भी बनेगी, देखते जाओ, बस आज खत्म करेंगे इसको, ओके। तो अकॉर्डिंग टू फिशर जब ग्लूकोज पानी में घुलता है तो अपनी इस फॉर्म में मिलता है, राइट। अब सोचो इस बारे में, क्या ये 2,4-DNP के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा, C डबल बॉन्ड है ही नहीं। तो फिशर ने बताया पानी में जाकर ग्लूकोज ऐसा रहता ही नहीं, वो तो अपनी स्ट्रक्चर ही बदल लेता है, वो साइक्लिक फॉर्म में आ जाता है, राइट। और इसकी वजह से 2,4-DNP, NHSO3 और बाकी बहुत सारी रिएक्शन नहीं होती जो ग्लूकोज में होनी चाहिए। नहीं आया समझ में? ओके, डन ना, डन। चलिए, तो ग्लूकोज की ये स्ट्रक्चर है। एक और बात, अगर मैं पहले आप इसको बनाओ यहां तक, फिर आगे बात करते हैं। एरो का साइन दिखाना। उन्होंने कहा कि जब ये अटैक होता है तो C डबल बॉन्ड O प्लेनर है। प्लेनर समझते हो?
एक तो होता है टेट्राहेड्रल, अबो द प्लेन, बिलो द प्लेन, सी डबल बॉन्ड ओ, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 का मतलब प्लेनर है, तो अटैक अबो द प्लेन से भी हो सकता है, बिलो द प्लेन से भी। तो आपका OH राइट में भी जा सकता है और लेफ्ट में भी जा सकता है। जब ये राइट में जाता है तो ये अल्फा ग्लूकोज कहलाता है, अल्फा ग्लूकोज, ये अल्फा ग्लूकोज है। और जब ये लेफ्ट में जाएगा तो ये बीटा ग्लूकोज होगा। इस तरीके से ग्लूकोज आपको दो फॉर्म में मिलते हैं, इस तरीके से ग्लूकोज आपको दो फॉर्म में मिलते हैं, ये बताया फिशर ने। ये आपके पास बीटा ग्लूकोज है, ये अल्फा ग्लूकोज है और ये बीटा ग्लूकोज। ओके राइट, क्या फर्क है? जो फर्स्ट कार्बन है उस पे OH की पोजीशन अलग अलग है। ओके, ये दोनों क्या हैं? आइसोमर है। कौन से आइसोमर है? स्टीरियो या स्ट्रक्चरल? अकुल, ये दोनों अल्फा और बीटा ग्लूकोज दो फॉर्म होती है। अगर पहले कार्बन पे OH राइट साइड में है तो अल्फा ग्लूकोज है, लेफ्ट साइड में है तो बीटा ग्लूकोज है। तो ये कौन सी फॉर्म, कौन से आइसोमर है? स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर का मतलब होता है कि बॉन्ड वही है, बस उस बॉन्ड की पोजीशन बदल गई। फैन यहां लगा है, हम इस पाइप को मोड़ दें और फैन को ऐसे यहां से 90 डिग्री पे ले आए तो ये स्टीरियो आइसोमर है। बट फैन को वहां से हटाकर हम यहां लगा दें ट्यूबलाइट की जगह तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। जब बॉन्ड तोड़कर कहीं दूसरी जगह कोई चीज जुड़ जाए तो स्ट्रक्चर ही बदल जाती है, बट वहीं पे जुड़ी है, बस उसकी स्पेस में पोजीशन बदल दी, तो वो क्या है? स्टीरियो। नहीं आया समझ में? राइट, इन ये दोनों अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है। नहीं, क्लियर है? ओके, सिर्फ पोजीशन अलग अलग है स्पेस में। दूसरी बात, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज आर द एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं? अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, ग्लूकोज आर, बोलो, एनोमर्स। एनोमर्स किसे कहते हैं? नो नो, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होते, ये आपने पहले नहीं सुना होगा। एनोमर्स होते हैं जो फर्स्ट कार्बन पे है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन, उस पे OH की पोजीशन अलग अलग हो, देन हम उन्हें एनोमर्स कहते हैं। राइट, एनोमर्स, व्हाट डू यू मीन बाय एनोमर्स? द पोजीशन ऑफ OH इज डिफरेंट एट द फर्स्ट कार्बन। एनोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स, एनोमर्स आर द स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट पोजीशन ऑफ OH एट फर्स्ट कार्बन। दोबारा बताइए, एनोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स, एनोमर्स आर स्टीरियो आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट पोजीशन एट पोजीशन ऑफ OH एट फर्स्ट कार्बन। राइट 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 राइट, जिससे ये ऑक्सीजन आकर जुड़ता है ना, वो एनोमेरिक कार्बन कहलाता है। एनोमेरिक, एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन है। ठीक है, अच्छी बात यह है कि इस बार आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत कम पड़ना है, नहीं तो पक जाते आप, पक जाते आप। ये एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन पे जब OH पोजीशन अलग अलग हो तो वो एनोमर्स होते हैं, ये एनोमर्स हैं। ओके, अब आते हैं म्यूटा रोटेशन पे। चलो लिखिए आप, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज में ये फर्क होता है। जब आप घर में गए, घर पे आपने क्या देखा कि ग्लूकोज का डब्बा रखा हुआ है, तो ग्लूकोज का जो डब्बा है उसमें जो ग्लूकोज है वो ये है, और जब उस ग्लूकोज को आप पानी में मिक्स करते हो तो ये बन जाता है अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। कुछ अमाउंट में अल्फा ग्लूकोज बनता है, कुछ अमाउंट में बीटा ग्लूकोज। डन 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 डन। चलिए बच्चों, एक बार 11th में चलते हैं, 11th की बात समझते हैं। 11th में हमने इक्विलिब्रियम में कुछ पढ़ा था, एक बार उसको डिस्कस करते हैं, फिर अगला टॉपिक आपको समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो पहले एक बार 11th के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में हमने क्या, इक्विलिब्रियम क्या होता है ये लिख लिया या बच्चा? अभी लिख लिया। चलिए चलिए, हाँ जी बच्चों, कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो अपने आप को पूरे कंप्लीट कर लेती है, उनमें रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, प्रोडक्ट बहुत सारा बन जाता है। ऐसी रिएक्शन को हम इररिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं।
रिवर्सिबल। बट कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं बदलता, बट कि प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में बदलता है, राइट, ओके। और इन आगे बढ़कर कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें जिस स्पीड से रिएक्टेंट अपने आप को प्रोडक्ट में बदलता है, उसी स्पीड से प्रोडक्ट अपने आप को रिएक्टेंट में बदलने लग जाता है। पहले तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा था, एक टाइम ऐसा आया जब प्रोडक्ट भी अपने आप को उसी स्पीड से रिएक्टेंट में बदलने लगा, राइट, ओके। जब ऐसा होगा उस स्थिति को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया, राइट। केमिकल काइनेटिक्स जो आपने पढ़ी है उसकी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एट दैट टाइम वी कैन से कि इक्विलिब्रियम आ गया। डन बच्चों, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, ओके। अब इक्विलिब्रियम के बारे में आगे कुछ समझिए। एक लाइन हमने पढ़ी थी लास्ट ईयर, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड। इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड, इक्विलिब्रियम को किसी भी साइड से अटेन किया जा सकता है। मतलब मान लो इक्विलिब्रियम जब आया तो ये 50 था और ये 40 था, जब इक्विलिब्रियम आ गया मतलब 50 कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की थी और प्रोडक्ट की 40 थी, इक्विलिब्रियम आ गया, राइट। आपने एक डब्बा लिया और डब्बे में प्रोडक्ट रख दिया 90, प्रोडक्ट जो ये प्रोडक्ट था सिर्फ वो लिया, प्योर प्रोडक्ट ले आए कहीं से खरीद के, एक डब्बे में रख दिया, तो ये प्रोडक्ट थोड़ी देर में अपने आप को उस आर में बदलने लगेगा और फिर दोबारा से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कब? जब प्रोडक्ट 40 होगा और रिएक्टेंट 50। पहले ये ज्यादा था, अब भी यही ज्यादा रहेगा। इक्विलिब्रियम को अगर R है तो P तक पहुंचा जा सकता है, और अगर P है सिर्फ P तो आपको थोड़ी देर में R मिल जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो P और R का अमाउंट है वो सेम रहेगा, चाहे आप R से P के पास गए या P से R के पास, ठीक है बच्चों, राइट। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड, यानी रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट मिलेगा और प्रोडक्ट उठा लाए तो आपको रिएक्टेंट मिलेगा। डन बच्चों, यहां तक क्लियर है, बात समझ में आ गई, ओके। अब जरा देखिए म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इसको समझिए। म्यूटा रोटेशन आएगा, पक्का आएगा यूटी में इसकी डेफिनेशन। म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन लिखिए, पर वो बाद में लिखेंगे, पहले इसे समझ रहे, अभी उतार दिया, पर्ची बना ली, ओके। पहले समझ तो लो यार, म्यूटा रोटेशन होता क्या है, जरा देखो बच्चों। जो बीटा ग्लूकोज है उसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, अब ये लाइन समझनी है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। चलो किससे डिनोट करते हैं थोड़ी देर में देखेंगे, पहले इसका मतलब समझो। हमने एक वर्ड पढ़ा है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस और ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव वो होते हैं जो लाइट को रोटेट कर देते हैं, जो लाइट को सीधे भेजते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट। ऑप्टिकली एक्टिव कौन से होते हैं? जो लाइट को रोटेट कर देते हैं, उन ऐसे सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव दो तरह के होते हैं, कौन से दो? डेक्स्ट्रो एंड लेवो। जो लाइट को रोटेट कर रहा है वो या तो लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है या लेफ्ट साइड में। अगर वो राइट साइड में रोटेट कर रहा है डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहा है लेवो। डन बच्चों, राइट। अब एक अगला टर्म आता है, अगर वो राइट साइड में रोटेट कर रहा है तो कितने डिग्री रोटेट कर रहा है, कितने डिग्री पे लाइट को रोटेट कर रहा है। मान लो ये 60 डिग्री पे रोटेट कर रहा है लाइट को, 60 डिग्री पे, तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन ऑप्टिकली एक्टिव है, रोटेट कर रहा है तो किस एंगल पे रोटेट कर रहा है, उस एंगल को एंगल ऑफ रोटेशन कहते हैं। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन 1 सेंटीमीटर, मतलब ये थोड़ी सी ब्रॉड डेफिनेशन है, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब है कि बस हमें इतना याद रखना है कि स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन का मतलब है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस लाइट को कितने डिग्री पे रोटेट कर रहा है। इस अल्फा से कोई लेना देना नहीं है, राइट। ये देखने में एक जैसे हैं, जैसे हेमा मालिनी और राम जेठमलानी का कोई रिलेशन नहीं है। हेमा मालिनी एक अदाकारा है, राम जेठमलानी जो थे बहुत बड़े वकील थे, राइट। इन दोनों का कोई नाम में समानता है, पर आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है राम जेठमलानी मतलब हेमा मालिनी का जेठ, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आया समझ में, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, ये अल्फा अलग है, ये अल्फा अलग है,
राइट। ये अल्फा एंगल ऑफ रोटेशन को बताता है, कितने एंगल रोटेट करेगा वो कौन, वो सब्सटेंस जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है बच्चों, राइट। तो समझ गए, राइट। हेमा मालिनी, राम जेठमलानी, वो वाला है। बात समझ में आई या नहीं आई? ये वो एकदम अलग चीज है, राइट। पता नहीं क्यों दुर्भाग्यवश किसी ने इसको भी अल्फा से दिखा दिया और उसको भी अल्फा से, पर कोई रिलेशन नहीं है दोनों का। चलिए, तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन अल्फा होता है, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं, बच्चों। ये भी समझ में आ गया, बड़ी अच्छी बात है। बीटा ग्लूकोज का स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन 19.5 डिग्री होता है, प्लस का मतलब जतिन, राइट, डेक्स्ट्रो, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो, राइट। ये होता है 111 डिग्री प्लस का, राइट। तो अल्फा ग्लूकोज लाइट को कितने डिग्री पे रोटेट करता है? 111 डिग्री पे, और बीटा ग्लूकोज 19.5 डिग्री पे। ठीक है, राइट। अब बात समझना ध्यान से, हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया और उसमें अल्फा ग्लूकोज ले लिया। राज क्या चक्कर है, क्या देख रहे हो, बता दे हीरो। ओके चलिए, ये क्या है, अल्फा ग्लूकोज। इसका दिक्कत भी सही है यार, एक तो इसको ऐसे टिल्ट होके बैठना पड़ता है, टेढ़ा होके बैठना पड़ता है। ओके परेशान हो जाता है बेचारा। इस एंगल पे रहेगा तो यहाँ गर्दन कितनी देर रखेगा, एंगल सीधी तो करनी पड़ेगी। ओके सॉरी। चलिए, अल्फा ग्लूकोज है, इसमें सिर्फ अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है, बताओ इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा? 111। लाइट 111 डिग्री पे रोटेट करेगा। ओके, हमने ये पाया कि थोड़ी देर में हमने ये पाया, दोबारा सुनो, कबूतर की साइड ध्यान नहीं देना, कि हमने अल्फा ग्लूकोज लिया, उसका एंगल ऑफ रोटेशन 111 डिग्री था। टाइम के साथ साथ ये एंगल कम होने लगा अपने आप। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, एक गिलास पानी, थोड़ा सा अल्फा ग्लूकोज छोड़ दिया, और हम देखते रहे कितना लाइट को रोटेट कर रहा है। ये 111 डिग्री रोटेट कर रहा था, बट धीरे धीरे ये एंगल कम होने लगा, राइट। इस फिनोमिना को म्यूटा रोटेशन कहा जाता है, द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद टाइम इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। अभी लिखेंगे डेफिनेशन। अपने आप एंगल का, कौन सा एंगल? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। टाइम के साथ साथ एंगल का चेंज होना अपने आप म्यूटा रोटेशन कहलाता है। म्यूटा रोटेशन शायद नाम आया म्यूचुअल रोटेशन, या ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाना लाइट को। ठीक है, ये बात नहीं बता पाया फिशर अपनी उस ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में। ठीक है, आप बताइए गुड़िया कि 111 से ये कम क्यों होने लगा, बताइए। यस, अल्फा ग्लूकोज धीरे धीरे से बीटा ग्लूकोज में बदलने लगा। अल्फा 111 डिग्री पे लाइट को रोटेट करता है, जो बन रहा है वो 19.5 पे। तो एक ऐसी चीज बन रही है जो लाइट को एक ऐसी चीज बन रही है जो लाइट को कम रोटेट करेगी ज्यादा रोटेट करने वाले सब्सटेंस से। तो ये कम हो रहा था, ये बढ़ रहा था, तो एंगल ऑफ रोटेशन कम होगा ना, राइट। और अगर हमारे पास बीटा ग्लूकोज होता तो बताओ एंगल ऑफ रोटेशन कितना होता? सिर्फ प्योर बीटा 19.5। टाइम के साथ साथ ये बढ़ता, क्योंकि 19.5 से एक ऐसी चीज बन रही है जिसका स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा होता है। ठीक है, अगली बात सुनो, ये जब हमने इसे छोड़ दिया तो ये एंगल बढ़ने लगा या एंगल कम होने लगा, राइट। यहां पे एंगल बढ़ेगा, राइट, यहां कम होगा, राइट। तो ये समझ में आ रहा है ना? ओके, ये 52.5 आई थिंक यही वैल्यू है, 52.5 डिग्री पर जाकर रुक गया। इसके बाद ना बढ़ा ना घटा, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्वल नहीं हुआ, क्या गया? इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट आया जब जितना अल्फा बीटा में बदल रहा था उतना ही बीटा अल्फा में, यानी वैल्यू का जो इंक्रीज और डिक्रीज था वो फिक्स हो गया, वो रुक गया। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, डन। यस, मुझे एक बात बताओ, उस मिक्सचर में जिसमें बीटा लिया था अल्फा बन गया, जिसमें अल्फा लिया था बीटा बन गया,
इनमें कौन सा ग्लूकोज ज्यादा है? अल्फा ग्लूकोज ज्यादा है या बीटा ग्लूकोज ज्यादा है? गैस कीजिए, अल्फा ग्लूकोज ज्यादा है या बीटा ग्लूकोज ज्यादा है? ये वैल्यू थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो सकती है, 55 है या 52.5 है। हाँ जी बताइए, कौन सा ग्लूकोज ज्यादा है? सवाल समझ में आ गया या नहीं आया? इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम अल्फा बीटा में बदल रहा है, बीटा अल्फा में, पर इक्विलिब्रियम तब नहीं आता जब दोनों बराबर हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम तो कभी भी आ जाता है, राइट? तो जब इक्विलिब्रियम आया तो कौन सा अमाउंट ज्यादा था, अल्फा या बीटा? यार बहुत आसान सा सवाल पूछा है, बीटा ज्यादा था। ये वैल्यू किसके ज्यादा पास है? 19.5 के ज्यादा पास है ना? अरे ये वैल्यू किसके ज्यादा पास है यार? 19 और इसमें कितने का फर्क होगा? 32 या 33 के अराउंड, 33 के अराउंड, और यहाँ 50 के अराउंड है, 50 से भी ऊपर है। इसका मतलब ये वैल्यू अगर इसके ज्यादा पास है, क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है, तभी तो जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो 19.5 के आसपास दिख रहा है हमें। ओके, समझ में आया नहीं आया? 19.5 के आसपास दिख रहा है वो, सॉरी 19.5 के आसपास दिख रहा है, इसका मतलब इसका अमाउंट ज्यादा है, तभी तो अगर 110 होता, मान लो 110, तो पक्का वहां अल्फा ज्यादा था, बल्कि ना के बराबर है बीटा तो वहां, राइट? क्या 112 हो सकता था? वो तो हो ही नहीं सकता था, वो तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बीटा सारा का सारा अल्फा में बदल जाएगा, तो भी मैक्सिमम 111 ही रहेगा। क्या 19.5 से भी नीचे जा सकते थे? नहीं जा सकते थे, क्योंकि क्या होगा ज्यादा ज्यादा? ये सारा का सारा बीटा, पर सारा तो बदला ही नहीं, इक्विलिब्रियम आ गया, इसीलिए हमें एंगल ना तो ये मिला ना ये मिला, बल्कि उसके बीच में कोई वैल्यू मिली। तो बच्चों इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीटा ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में बनेगा। क्यों बनेगा ये और बात कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पक्का डिस्कस कर लेते हैं। बट ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्या, कौन सी बात? म्यूटा रोटेशन, कि एंगल अपने आप क्यों चेंज हुआ। एमिल फिशर की ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे एक्सप्लेन करता? उसे तो अल्फा बीटा का ही नहीं पता था, उसे तो अल्फा बीटा का ही नहीं पता था। अल्फा बीटा का पता तो एमिल ने अटैक करवा के तब बताया ना। वो कुछ समझ में आया या नहीं आया बच्चों? हटाएं अब इसे, समझ में आ गया, राइट? तो ये है आपके पास, ओके। अच्छा ये देखो, ये ज्यादा क्यों रहता है, अब बताना। म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन लिख लो पहले, चलो। द स्पॉन्टेनियस चेंज, spontaneous change in angle of rotation, specific angle of rotation with time is called muta rotation. The spontaneous change, नमस्कार जी, हाँ जी, the spontaneous change in angle of rotation with respect to time is called muta rotation. ठीक है साहब, कुछ समझ में आया? इसे म्यूटा रोटेशन कहते हैं।